Hi everyone. Good evening, guys. Good evening. Welcome back to the Neat Stars channel. And this is your champion batch, and I am your Tina Chopra, ma'am. Right? Hi everyone. Good evening. Good evening. क्या हाल चाल है? आज थोड़ी सी डिफरेंट इंट्रोडक्शन कर ली. मैंने सोचा नाम नूम भूल ना गए हो, है ना? क्या हाल चाल है? और बताइए कैसे चल रही है पढ़ाई? एंड गाइज योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट इज कमिंग अप ऑन फर्स्ट, है ना? एक दिन रह गया बीच में. सो ऑल सेट. आई नो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया था. दे कुड नॉट लॉग इन या कुछ कुछ गड़बड़ हुई थी बिकॉज बहुत बच्चों ने पेपर दिया था. बट डोंट वरी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. सो स्टे रेडी. अगर एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिएगा बाय यूजिंग द कोड टीना या फिर किनो. ठीक है? हाय एवरीवन. बढ़िया सब. चलें अब शुरू करें. चलो आ जाओ गाइस. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, क्विकली शेयर कर दो सेशन. और देखो हम चैप्टर क्या कर रहे हैं, हेल्थ एंड डिजीजेस. बहुत कुछ कर लिया है हमने. अपना पूरा इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से समझ चुके हैं हम, है ना? और आज गाइस हम इवन स्टार्ट कर देंगे डिजीजेस के बारे. पहले आज हमने क्या करना है उससे पहले देखेंगे कि क्या क्या कर चुके हैं, है ना? चलो देखो क्या क्या कर लिया हमने. हमने बहुत कुछ कर लिया. हमने डिजीजेस के नाम याद कर लिया. पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो डिजीजेस थी, इन डिजीजेस के नाम याद हुए हैं सबको? फटाफट से ये बता दो, ये डिजीजेस के नाम याद हुए? हाँ जी, ये डिजीजेस के नाम सबको याद हो गए कि किस कैटेगरी में कौन सी डिजीजेस आ रही हैं? बताइए जरा. यस एवरीवन, सबको याद हो गए हैं? याद हो गए? बहुत अच्छी. थोड़े याद हुए हैं तारुषी, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना रिवीजन. ठीक है? बिल्कुल याद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला एक क्वेश्चन आ जाता है. विकास को बिल्कुल याद नहीं हुआ है. विकास बड़ी गड़बड़ बात है कि याद नहीं हुए, क्योंकि दिस इज द बेसिक. क्योंकि अब हमारी शुरुआत होनी है इनके डिटेल्स करने में, और हमें अगर नाम ही याद नहीं हुए तो वो फिर गड़बड़ है. ठीक है? तो हम इनके डिटेल्स का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से. आज हम और सारी चीजें कर रहे हैं. So till then please keep learning it and learn it by heart. ठीक है? कि कैटेगरीज याद हो जानी चाहिए. ठीक है? चलो, तो ऐसे ही वायरल, हेलमिंथिक, फंगल, प्रोटोजोन, ये सारे नाम याद हो जाए. हम सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कर चुके, लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी कर चुके हैं, है ना? रेगुलरली. प्लेग क्या होता है निशांत? पढ़ेंगे प्लेग क्या होता है. मॉर्टिन की एड में नहीं आता है ना? ब्यूबोनिक प्लेग से बचे, है ना, टाइप्स. तो क्या क्या होता है प्लेग के अंदर वो सब पढ़ेंगे हम. आ जाओ. हाँ जी. सो गाइज आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वैक्सीन्स. दैट इज वैक्सीन्स. क्लियर? मैं पिछली क्लास में तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ. किसी का मिस हो गया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द रिकॉर्डेड वन. एंड जितने नए बच्चे हैं, वेलकम टू द फैमिली. आ जाइए. तो आज हम गाइज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वैक्सीन्स का. ऑलरेडी तुम्हें हिंट दे चुकी हूं कि वैक्सीन क्या होता है. वैक्सीन में मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ 2 बूंद जिंदगी की, है ना? तो मैं कहती हूँ कि 2 बूंद जिंदगी में है क्या. वो जिंदगी देने वाली जो बूंद है उसमें बेसिकली वायरस ही है. ठीक है? पोलियो कॉज करने वाला वायरस ही होता है, लेकिन ऐसी फॉर्म में कि वो आपको बीमार नहीं करता, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर जरूर कर देता है. ठीक है ना? सो बेसिकली वैक्सीन्स में बीमार करने वाले एजेंट्स ही होते हैं, लेकिन ऐसी फॉर्म में दैट दे विल नॉट कॉज डिजीज बट दे विल स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम टू फॉर्म द एंटीबॉडीज. सो इन vaccines basically we are giving you basically you are getting antigens in such a form that it will only stimulate the immune system and not cause a disease. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है? चलो अब वैक्सीन्स. तो देखो वैक्सीन्स क्या है? बेसिकली एंटीजेनिक प्रिपरेशंस ही होती हैं. एंटीजेनिक. अरे आज बड़ा स्मूथ चल रहा है, मजेदार चल रहा है. एंटीजेनिक प्रिपरेशंस. ठीक है ना? एंटीजन ही होती है, एंटीजेनिक प्रिपरेशंस होती हैं. व्हाट फॉर? टू स्टिमुलेट the immune system for what? To produce antibodies.
to produce antibodies. Are these points clear? ठीक है, to produce antibodies. ठीक है, अब देखो एंटीजन दिया जा रहा है. अब एंटीजन बीमार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको हम या तो वीक करके देते हैं या किल करके देते हैं. ठीक है, अब वैक्सीन ना कई तरह से बनाई जा सकती है. वैक्सीन कई तरह से बनाई जा सकती है. या तो देखो 3 तरीके हैं, फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. इस हिसाब से हमने इनको डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन कि आप तरीका क्या इस्तेमाल कर रहे हो. मोटी मोटी बात करेंगे. ठीक है ना. सी पहली चीज, अगर तो हम पुराने घिसे पिटे तरीके से बना रहे हैं तो उसको गाइस हम बोल देते हैं फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, हमारे पास 3 जनरेशन की वैक्सीन है. आज जो बात करते हैं, सो वी हैव 3 जनरेशंस. फर्स्ट जनरेशन, देन वी हैव सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन वो हैं जो पुराने घिसे पिटे तरीके से ही वैक्सीन बनाती है. नाउ व्हाट इज घिसा पिटा तरीका? घिसा पिटा तरीका ये है कि आप पूरा का पूरा पैथोजन दे दो. ठीक है, पूरा का पूरा पैथोजन डाल देते हो, जिंदा या फिर बेहोश करके, यानी कि वीक करके या फिर मार के. ठीक है, सो व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन? वैक्सीन इन विच द होल पैथोजन is used in the vaccine. ठीक है, is used in the vaccine. Is this point clear? The whole pathogen, पूरा का पूरा पैथोजन डाला जाएगा. अब ये जो पैथोजन हमने डालना है, this whole pathogen, this pathogen can be, it can be killed, it can be weakened, kill किया जा सकता है या फिर वीक किया जा सकता है. वीकेंड को हम एटेनुएटेड टर्म भी यूज करते हैं, एटेनुएटेड, या फिर कुछ केसेस में लाइव पैथोजन भी डाला जाता है. ठीक है, अगर वो बहुत खतरनाक नहीं है तो पूरा पूरा जिंदा पैथोजन डाल देते हैं. लेकिन ऐसी डोज दी जाती है, यानी इतनी अमाउंट में ही दिया जाएगा कि वो आपको आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर जरूर कर दे लेकिन बीमार ना करे. इज दिस पॉइंट क्लियर? ऐसे भी किस्से हुए हैं, वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ देम. ऐसे भी किस्से हुए हैं कि हमने ये पैथोजन डाल दिया, ठीक है, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए गए थे और उस वैक्सीन ने फायदा करने के बजाय बंदे को बीमार कर दिया. अब आप देखो कोविड को लेके ही, कोविड के वैक्सीन को लेके कितनी सारी अटकलें हैं. सम पीपल आर नॉट इवन श्योर दैट दे वांट टू टेक इट बिकॉज उनको लगता है कि अभी तो इतना टाइम ही नहीं हुआ क्लिनिकल ट्रायल्स में, हम कैसे ले लें, मे बी दे आर नॉट सेफ. भाई काम स्पीडी वे में भी किया जा सकता है ना. चलो एनीवेज, सो यहाँ पे होल पैथोजन डाला जाता है. अब सेकेंड जनरेशन तक गाइस हमारी समझबूझ बढ़ गई. वी हैड बेटर टेक्निक्स, वी अंडरस्टूड मोर थिंग्स, वी अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे. तो हमने ये समझ लिया कि भाई देखो पूरा पैथोजन जो है ना वो जरूरी नहीं होता. ठीक है, पूरा पैथोजन जरूरी नहीं होता. पैथोजन के ऊपर बेसिकली एंटीजेंस होते हैं, तो आप सिर्फ वो एंटीजेंस जो है वो दो. ठीक है, इसमें पूरा का पूरा पैथोजन डाला गया. सेकेंड जनरेशन में हमने सिर्फ उसकी एंटीजेंस को डाला, वो चीजें उतार के डाली जिसके ऊपर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है. समझ में आया? पूरा पैथोजन नहीं डाला गया. सो सेकेंड जनरेशन इन विच only a part of pathogen was used as vaccine. ठीक है, कौन सा पार्ट यूज किया गया? A part of pathogen was used as a vaccine, a part which has antigenic properties. समझ रहे हो? जैसे कि मैंने पूरा का पूरा पैथोजन ना डाल के उसका एक छोटा सा हिस्सा डाल दिया, कि सेल का छोटा सा हिस्सा जिसके ऊपर एंटीजन लगा हो. तुम समझ रहे हो? हमने वो हिस्सा डाल दिया. दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड जनरेशन. या फिर मैंने, अब देखो जो पैथोजन है कई बार टॉक्सिन भी रिलीज करता है ना, तो मैंने सिर्फ टॉक्सिन डाल दिया, तो कुछ भी हो सकता है.
पूरा पैथोजन नहीं डालूंगी, वो चीज डालनी है असल में जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी है। पूरा पैथोजन डाल के हमें क्या करना है ना। तो इन विच ओनली पार्ट ऑफ पैथोजन वाज यूज्ड एज अ वैक्सीन, और कौन सा पार्ट विच हैज एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें गाइस हम दो चीजें कर सकते हैं। दो चीजें क्या कर सकते हैं, या तो हम सेल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, सेल का छोटा सा हिस्सा जिसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एंड दूसरा हम उसका टॉक्सिन यूज कर सकते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, तो उसको टॉक्सॉइड बोल दोगे। ये पॉइंट सबको समझ में आया? पहले तो ये बताओ। हाँ जी, ये पॉइंट सबको समझ में आया? When we are using this part, this is known as cell fraction, और वो कैसा पार्ट होता है जिसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हो। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, चलो उसके बाद गाइस वी हैव थर्ड जनरेशन वैक्सीन। अब थर्ड जनरेशन तक हमारी समझ और इंक्रीज हो गई। हाँ जी, क्या चल क्या रहा है? अरे एक तो हमारे पास इनके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है, लेकिन एंटीबॉडीज तो बन गई हैं, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं बन रहा है ना। एंटीबॉडीज वी हैव, लेकिन एंटीबायोटिक बन जाए ना तो मजा आ जाए। चलो नाउ सी, लिसन गाइस, एक बार रिपीट कर रही हूं फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड इट। लिसन, फर्स्ट जनरेशन में पूरा का पूरा पैथोजन अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के अंदर सिर्फ उसका वो हिस्सा डाला जाएगा जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी जिसके अगेंस्ट एक्चुअली एंटीबॉडीज बननी होती हैं। पूरे पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनती, इसके ऊपर ये जो एंटीजेंस है ना, ये एंटीजेंस है, ये एंटीजेंस है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी होती है। तो सेकेंड जनरेशन में हम पूरा पैथोजन ना डाल के सिर्फ उसका वो छोटा सा हिस्सा डालेंगे। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन का मतलब क्या है? थर्ड जनरेशन में गाइस हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेंगे, ठीक है। वी यूज बायोटेक्नोलॉजी इन दिस, ठीक है। थर्ड जनरेशन, इसको हम डीएनए वैक्सीन्स भी बोल सकते हैं, नोन एज डीएनए वैक्सीन्स, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है? देखो, इस एंटीजन को हमने स्टडी किया, ठीक है, इस एंटीजन को स्टडी किया, काफी हद तक वो प्रोटीन ही होता है। तो तुम्हें पता है कि उस प्रोटीन को कोड करने वाला कोई ना कोई जीन तो होगा, ठीक है। इस पैथोजन के ऊपर ये एंटीजन को कोड करने वाला कोई ना कोई प्रोटीन तो होगा ना। देखो, तो इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है मान लो, ठीक है। अब इसके इस जेनेटिक मटेरियल में से मैंने वो वाला जीन निकाल लेना है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, जीनोम, ठीक है। इसके अंदर से मैंने सिर्फ वो जीन निकाल लेना है जो कि इसके एंटीजेंस के लिए कोड कर रहा हो। बात समझ में आ गई? तो इसके इस जेनेटिक मटेरियल में से मैंने वो मान लो ये जीन निकाल लेना है विच कोड्स फॉर द एंटीजन, ठीक है। बात समझ में आई? तो मैंने वो जीन निकाल लिया, सो यहां पे मैं सिर्फ वो जीन यूज करूंगी। सो दिस जीन which codes for antigen, ठीक है। So we use this gene which codes for the antigen to stimulate the immune system. So how do we do that? मतलब इस जीन से था, ये जीन आपके अंदर क्या बनवा सकता है? एंटीजन बनवा सकता है, पर मुझे पूरा पूरा पैथोजन डालने की जरूरत नहीं है। Now see what will I do? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं गाइस दो, एक है हेपेटाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट और एक हर्पीज वायरस के अगेंस्ट। इन दोनों के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाए गए हैं दैट इज डीएनए वैक्सीन। कोविड की भी एग्जाम्पल इसी में आ जाती है, बट मैं इसकी एग्जाम्पल ले रही हूं, हाउ एंड व्हाई। देखो, इन दोनों के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाए गए, बड़े ध्यान से सुनना, क्या किया गया? हेपेटाइटिस का वो वाला जीन लिया गया जो एक्चुअली आपके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने वाला एंटीजन बना रहा है। समझ रहे हो? हेपेटाइटिस का वो जीन लिया गया जो एक्चुअली एंटीजन के लिए कोड करता हो। सिमिलरली हर्पीज वायरस में से भी हमने वो छोटा सा जीन निकाल लिया जो एक्चुअली एंटीजन के लिए कोड करता हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है,
नाउ सी व्हाट विल हैपन, हमने ये जीन गाइस इंसर्ट कर दिया, सो जीन कोडिंग फॉर एंटीजन is inserted in the yeast cell. मैं इसकी बात कर रही हूं, इन दोनों के लिए हमेशा यीस्ट सेल यूज नहीं किया जाता, इसके लिए यीस्ट सेल यूज किया गया। तो एक यीस्ट सेल लिया, उसके अंदर हमने ये फॉरेन जीन इंसर्ट किया, और फिर वैक्सीन के फॉर्म में हम क्या दे रहे हैं, हम वो यीस्ट दे रहे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। यीस्ट के अंदर हर्पीज का वायरस या फिर हेपेटाइटिस का वायरस नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियस है ना, वायरस के जीन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने ऐसा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ऐसा यीस्ट को मॉडिफाई कर दिया कि उसके अंदर इन वायरसेस के जीन्स प्रेजेंट है। तो जब हमें वैक्सीन की फॉर्म में ये यीस्ट सेल्स दिए जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, नाउ दीज यीस्ट सेल्स कंटेन वो एंटीजन प्रोड्यूस करने वाला जीन। तो जैसे यीस्ट हमारे अंदर जाएगा, it is producing those proteins, हमारे अंदर वो प्रोटीन्स गए, एंटीजन गया, तो हमारे अंदर क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगे। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? एक बार और बता देते हैं, ठीक है, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? हाँ जी, नाउ सी एक बार और बता देते हैं क्या किया है गाइस। देखो समझो, इसकी आहुति देने वाली हूं मैं। अब मान लो कि ये हमारा पैथोजन है, ये छोटा सा हमारा जो रिमोट है, दिस इज द पैथोजन, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, मैं पूरा का पूरा पैथोजन तुम्हारे अंदर डालूंगी, दैट इज फर्स्ट जनरेशन, ठीक। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा कि मैं इसका सिर्फ एक हिस्सा डालूंगी, वो हिस्सा जो कि एक्चुअली एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रख रहा है। पूरा एंटीजन मैंने नहीं डाला, मैंने उसका सिर्फ एक हिस्सा डाला है। समझ में आ गया? ओके। थर्ड जनरेशन में मैं क्या करूंगी, मैं इस पैथोजन में से इसका जेनेटिक मटेरियल निकालूंगी। मान लो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, चीथड़े उड़ा दिए मैंने इसके, सुनो अब, ठीक है। मैंने इसका जेनेटिक मटेरियल निकाला, इसमें से भी अब मैं एक छोटा सा पार्ट जीन का वो निकालूंगी जो कि एंटीजन बना रहा हो, ठीक है। और उस एंटीजन को मैं किसी और सेल के अंदर डाल के आपको वो दूसरा सेल इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन देती हूं। ये बात पल्ले पड़ी है, ठीक है। प्रीतम, जेनेटिक्स की क्लास बच्चे हो चुकी है, किरण मैम हैज कंप्लीटेड द 2 चैप्टर्स। आप कहां बैठे हो, जल्दी से उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया। सो दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। So these are the 3 types of vaccines. अब कौन सा वैक्सीन किस कैटेगरी में आता है, that I'll share with you. बट उससे पहले एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। I hope this is going to work. मैंने चीथड़े जो उड़ाए हैं इसके, चलो। So अब देखो, हाँ जी, so I was telling you, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया तुम्हें समझाने के चक्कर में, हाँ ठीक है, उल्टा लगा दिया था हमने सेल। नाउ सी, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लिसन लिसन लिसन। हाँ जी, तो मैंने आपको उस दिन ये एक्सप्लेन किया था कि वैक्सीनेशन क्या है। सो गाइस, ये जितने भी हम वैक्सीन बना रहे हैं उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एंटीजन डाल रहे हैं, ताकि जैसे ही आपके अंदर एंटीजन जाए आपकी बॉडी पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले, ताकि जब असली आप बैटल फील्ड में पहुंचो तो तब क्या हो, तब आपके पास पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज होगी। तो इसका मतलब पता क्या है, वैक्सीन की फॉर्म में आपको एक ड्रिल पे ले जाया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल एकदम से आपको ऑपरेशन थिएटर में तो नहीं भेज देते ना, एकदम से आपको बिल्कुल लड़ाई के मैदान में तो खड़े नहीं कर देंगे। अगर आप आर्मी में कभी भी जाओ, पहले आपकी ड्रिल्स होंगी, पहले आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होंगी, पहले आपको बहुत सारे पेशेंट्स देखने होंगे, तभी तो असली सर्जरी करने जाओगे। तो इसी तरह से गाइस, आपके इम्यून सिस्टम को हम पहले असल तौर पे क्या कहते हैं, जंग के मैदान में भेजने से पहले उसको एक ड्रिल पे लेके जा रहे हैं। और वो ड्रिल क्या होती है, छोटा से फॉर्म में एंटीजन दिया जाता है, उसको दुश्मन दिखाया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड जनरेशन के वैक्सीन की फॉर्म में। तो आपको आपके इम्यून सिस्टम को एक दुश्मन
से रूबरू कराया जा रहा है कि हाँ भाई ऐसा होता है, आपने ऐसी एंटीबॉडीज बनानी है, तो वो पहले से एंटीबॉडीज पहले से बना लेता है ऑलरेडी। अब जब आमना सामना होगा दुश्मन के साथ असली तौर पे, जब वो बहुत तादाद में आने वाला है, तो आपके पास पहले अपनी वेपन्स तैयार हैं, यू नो विच वेपन्स टू यूज अगेंस्ट विच एंटीजन। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये दूसरा सेल कौन सा होगा पूजा? ये डिफर करेगा, ये डिफर करेगा। अब ये दूसरा सेल कौन सा होगा, इसके लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि हम ये होस्ट सेल, इसको हम होस्ट सेल बोलते हैं, यीस्ट इज अ होस्ट सेल, तो वो होस्ट सेल हम कैसे लेते हैं, फॉर दैट वील हैव टू वेट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो तो देखो, तो हम बेसिकली उसको ड्रिल पे ले जाके साथ में उसके अंदर क्या जनरेट कर रहे हैं, मेमोरी जनरेट कर रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू द प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्टिंग द वैक्सीन, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। और उसके अगेंस्ट अंदर जाके क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। दिस होल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मेमोरी, दिस होल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मेमोरी। आर दिस पॉइंट्स क्लियर? चलो हाँ जी, तो ये आपको ये यस क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, यहां पे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। ठीक है, अब गाइस अब मैं आपको बताने लगी हूं कि ये कौन कौन से वैक्सीन प्रेजेंट हैं। तो ये देखो टाइप्स ऑफ वैक्सीन हियर, लाइव या एटेनुएटेड वैक्सीन। लाइव मतलब जिंदा, एटेनुएटेड का मतलब वीक किए हुए, एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इसमें किल किए जाते हैं। तो ये दोनों कौन से किस कैटेगरी में आएंगे, दीज आर फर्स्ट जनरेशन, दीज आर फर्स्ट जनरेशन, ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के अंदर आने वाले हैं, दिस एज वेल एज दिस। ठीक है, तो हियर इज द लिस्ट ऑफ द वैक्सीन जिसमें कि हम जिंदा या फिर मूर्छित किए हुए यानी कि वीकेंड फॉर्म में पैथोजेंस लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, रोटा वायरस, येलो वायरस, ये सारे येलो फीवर, इन सब के अगेंस्ट जो वायरसेस हैं दे आर live attenuated vaccines. Then we have killed vaccines, whole cell pertussis, whooping cough, काली खांसी, पढ़ेंगे इनके बारे। ठीक है, inactivated polio virus, ये अब हम यूज नहीं करते हैं लेकिन पहले ये यूज होता था। ठीक है, so we don't use this anymore. What we use is oral polio vaccine. Clear? इसका वैक्सीन क्या होता है, BCG। अब मैं जो मेन वैक्सीन आपको पता होने चाहिए, जब मैं डिजीजेस करवाऊंगी तो उनके डिटेल के साथ बताऊंगी किसके अगेंस्ट कौन सा वैक्सीन होता है। ठीक है, यहां पे छोटा सा बता देती हूं कि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट BCG होता है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ऑल दोज रिक्वायर्ड थिंग्स विल बी टोल्ड टू यू इन द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, अब देखो इसी तरह से अब सब यूनिट, हाँ जी इधर देखे, सब यूनिट यानी कि आपने सिर्फ एंटीजन का पैथोजन का हिस्सा डालना है जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है। सब यूनिट कह दिया, टॉक्सॉइड कह दिया, सब यूनिट को सेल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, सेल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड क्या होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। और ये दोनों ही क्या है, दीज आर बोथ सेकेंड जनरेशन, दीज आर बोथ सेकेंड जनरेशन। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज RNA बेस्ड, इसी तरह से DNA बेस्ड भी होंगे, एंड दिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ थर्ड जनरेशन वैक्सीन। पॉइंट्स क्लियर? आर दीज पॉइंट्स क्लियर एवरीवन? हाँ जी, लाइव की एग्जांपल्स देख लो कौन सी हैं। किल्ड की ये प्योरिफाइड एंटीजेंस, ठीक है, जिसमें कि हमने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी, इसमें भी होता है लेकिन हम हेपेटाइटिस को इस तरफ लेते हैं, तो आप यहां से इसको हटा देंगे। देन टॉक्सिन्स के केस में गाइस आपको 2 एग्जांपल्स याद रखनी है, एक टेटनस और एक डिप्थीरिया। इज दिस क्लियर? अभी टेटनस की मुझे डिटेल में बात करनी है तुमसे। देन वी हैव इसकी जगह पे आप सिंपली याद रख लीजिए आपके, देखो कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी, हर्पीस, एंड ऑल्सो आपका कोविड का वैक्सीन, कोविड के वैक्सीन जो है वो। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? क्विकली टेक दिस स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऑल क्लियर? नाउ सी, सबका क्लियर हो गया ये? कार्तिक क्या पूछ रहे हो बच्चे, ऐसा क्या पूछ रहे हो मैम, बोलो ना।
प्रियंका बैसिलस कैलमेट यूरिन, यस यू राइट। वेक्टर जो प्लाज्मिड था होस्ट है। इन चीजों में भी मत जाओ वरना बिल्कुल कंफ्यूज कर दोगे सारी चीजें। प्लाज्मिड अलग है, ठीक है, होस्ट अलग है। यस, आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? सौम्या, स्टे ऑन द सिलेबस। इबोला वायरस की यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इबोला वायरस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द चैप्टर आपको बताती जाऊंगी। आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? चलिए, सो दीज आर द 3 generations ऑफ वैक्सीन दैट वी यूज। अब यहाँ पे बहुत बार बच्चों को एक डाउट उठता है कि मैम जो चोट लगने पे हम टेटनस के अगेंस्ट, टेटनस का जो हमें इंजेक्शन लगता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखो, टेटनस के अगेंस्ट गाइस 2 चीजें हो सकती है। एक आपका डीपीटी वैक्सीन जो बचपन में आपको दिया जाता है, ठीक है। 3 बीमारियों के लिए एक वैक्सीन होता है, उसमें से 2 बीमारियां डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड देन दिस इज टेटनस, ठीक है। ये वैक्सीन है। एंड देन वी ऑल्सो हैव इसका टेटनस की स्पेलिंग देखो क्या लिखे हमने। टेटनस के अगेंस्ट वी हैव एंटी सीरम, टेटनस का एंटी सीरम, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में जाते हो। देखो समझना इस चीज को, आपको चोट लग गई, ठीक है, आपको चोट लग गई, आपके अंदर पैथोजन हो सकता है घुस चुका हो। ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर और ज्यादा पैथोजेंस डाले जाएंगे या नहीं डाले जाएंगे? पहले तो मुझे ये बताओ। आपको चोट लग गई, हो सकता है चोट के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, रस्टेड आर्टिकल के थ्रू आपके अंदर टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो घुस चुका हो। वी डोंट नो, देयर आर चांसेस, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको और ज्यादा एंटीजन या फिर पैथोजन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, है ना। हम यही मान के चलते हैं कि चोट लगी है, देयर आर चांसेस कि बैक्टीरिया माइट हैव एंटर्ड। सो ऑब्वियसली गाइस यू हैव करेक्टली आंसर्ड कि उस सिचुएशन में हम बाहर से और एंटीजन एंटर नहीं करवाएंगे, पैथोजन नहीं देंगे, यानी कि वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि वैक्सीन टर्म किसके लिए यूज होती है? एंटीजन के लिए। तो जब चोट लग चुकी है, ध्यान से देख लो, जब चोट लग चुकी है, देखो कैसी इंग्लिश हिंदी, ठीक है, लग चुकी है, उस वक्त, ये भी हिंदी में लिख देते हैं, है ना। जब चोट लग चुकी है उस सिचुएशन में क्या दिया जाएगा? बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाएंगी, ठीक है। क्या दी जाएंगी? एंटीबॉडीज दी जाएंगी। और एंटीबॉडीज किस फॉर्म में दी जाती हैं? टेटनस के एंटी सीरम में, या एंटी टॉक्सॉइड होगा, वो टॉक्सॉइड नहीं होगा, वो एंटी टॉक्सॉइड होगा। वो क्या होगा? एंटी टॉक्सॉइड होगा। समझ में आ गया बात? टॉक्सॉइड किस में आता है? इस फॉर्म में, वैक्सीन की फॉर्म में। टॉक्सॉइड कब दिया जाता है? जब प्रिकॉशन ले रही हो, चोट नहीं लगी, पहले से 6 महीने पहले तुमने अपने पास की चोट लग सकती है, मैं खेलने जा रहा हूं, पहले ही तुमने एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया, तो हो सकता है तुम्हें वैक्सीन दे दिया गया, या बचपन में वैक्सीन दे दिया गया हो, ठीक है। सीधा 6 महीने के लिए ये भी दिया जा सकता है, चोट लगने से पहले भी ये भी दिया जा सकता है, एंड इट विल स्टे इफेक्टिव फॉर 6 months। लेकिन बचपन में जो आपको डीपीटी वैक्सीन लगता है गाइस, उस फॉर्म में आपको टॉक्सॉइड दिया जाता है, ना कि एंटी टॉक्सॉइड। ये बात समझ में आई है? ये बात सबको समझ में आई है? नहीं डाले जाएंगे, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई कि जब ऑलरेडी चोट लग गई है तब आपको टॉक्सॉइड नहीं दिया जाएगा, तब आपको क्या दिया जाएगा? एंटी टॉक्सॉइड, ठीक है। और इस एंटी टॉक्सॉइड की 6 महीने तक वैलिडिटी रहती है, यानी ये एंटीबॉडीज आपके अंदर 6 months तक इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैम लोहे से लगने पे टेटनस सजेस्ट किया जाता है, क्यों? बिकॉज रस्टेड आर्टिकल्स, इवन मिट्टी में भी चोट लगने से कहा जाता है कि आपको लगवाना चाहिए। ये सब बातें करेंगे हम, टेटनस क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगी, बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक मेडिकल स्टूडेंट को होनी चाहिए, है ना।
तो वो हम आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो चोट लगने से पहले या बचपन में जो आपको डीपीटी वैक्सीन है उसमें टॉक्सॉइड होता है। टॉक्सॉइड का मतलब उसके अंदर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन ही दिया जाता है, राइट? एंटी टॉक्सॉइड आपको कब दिया जाता है? जब चोट लग गई हो या फिर बनी बनाई एंटीबॉडीज पहले देनी हो। तो दीज आर डायरेक्टली एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज। पॉइंट क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बता दो चैट बॉक्स में फटाफट से, ये आपको किस टाइप की इम्यूनिटी दे रहा है और यहां पे आपको किस टाइप की इम्यूनिटी मिल रही है? फर्स्ट हियर वैक्सीन्स, चाहे डीपीटी वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो, वैक्सीन्स प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी बताया था। सिम्टम्स की बात करेंगे प्रियंका, एक एक की बात करेंगे हम। मुझे फटाफट से पहले ये बताओ कि वैक्सीन किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? वेरी गुड आयत, इट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कैसे याद रखने के लिए बताया था कि आप जब एक्टिव होते हो तो अपना काम खुद करते हो, जब लेजी होते हो, पैसिव होते हो तो अपने नोट्स दूसरों से बनवाते हो, है ना? तो ये वैक्सीन, अभी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, आप उसको सिर्फ काम दे रहे हो, उसको प्रोजेक्ट दे दिया है तुमने कि भाई ये देखो ये है एंटीजन, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। तो ये वैक्सीन एक प्रोजेक्ट है, एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज खुद बनाई जाएगी, ठीक है? सो इट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कोई भी वैक्सीन हो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जब आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज मिलती हैं तो उस सिचुएशन में तो डीपीटी इज एन एंटीजन। तुनीर, इट इज एन एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन ही तो है, ठीक है ना? सो यहां पे एंटीबॉडीज मिलती हैं तो ये कौन सा होता है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। Are these points clear? Now quickly take a screenshot. ये वो सवाल था जो बच्चे बार बार पूछते हैं, ऑलरेडी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ चुके हैं, सो आई वांटेड टू डिस्कस इट हियर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये किसी का भी जिसका भी डाउट था, आई होप अब आपको ये डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? चलें आगे, चलो। सो गाइज विद दिस a major part of the chapter is over. Now we are coming on to the second part of the chapter which is diseases. ठीक है? तो अब हम डिजीजेस की बात करेंगे। थैंक यू आयशा। देखो आ जाओ, डिजीजेस। तो डिजीजेस की स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा तुम्हें रेफरेंस दिया था कि डिजीजेस को गाइज हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी कंजेनाइटल डिजीजेस, यानी जो पैदाइशी होती है, और दूसरी होती है जो आप लाइफ के दौरान एक्वायर करते हो, ठीक है ना? सो जो पैदाइशी हैं उनको कंजेनाइटल बोलोगे, जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर करते हो उनको एक्वायर्ड बोलेंगे। कंजेनाइटल में गाइज हमारे पास कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? कंजेनाइटल में हमारे पास आती हैं सारी की सारी जेनेटिक बीमारियां, सारी की सारी जेनेटिक डिजीजेस, जो ऑलरेडी तुम किरण मैम के साथ पढ़ चुके हो, ठीक है? नहीं पढ़ी है तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव अबाउट दोज डिजीजेस, ठीक है? नाउ सी, टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड डिजीजेस, इसके बारे में तुम्हें हिंट दे चुकी हूं ऑलरेडी। एक्वायर्ड डिजीजेस के अंदर गाइज आपकी आ जाएंगी जो आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर करते हो, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर करते हो। इसमें भी दो कैटेगरीज है, इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज रहती है। नंबर वन, जो एक से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सके उसको कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है? विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दीज आर नोन एज infectious diseases. Second is non-infectious diseases. Non-infectious diseases ये आपकी पर्सनल बीमारियां होती हैं, कोई आपके साथ बैठ भी जाएगा तो उसको ये ट्रांसमिट नहीं होने वाली। इन्फेक्शियस ट्रांसफरेबल होती। नाउ सी, ट्रांसफर होने के लिए बीच में कोई एजेंट होना चाहिए, यानी कि इनका कोई ना कोई पैथोजन होता है। आपकी बैक्टीरियल बीमारियां, बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया क्या है? ये पैथोजन है जो एक की बॉडी को छोड़ के दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। सेम गोज फॉर वायरस, तो वायरल बीमारियां, फंगल, जितनी भी हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, दे वर ऑल इन्फेक्शियस। देन प्रोटोजोअन एंड ऑल्सो हेलमिंथिक, ठीक है? ये सारी हैं इन्फेक्शियस। दीज आर द एजेंट्स, राइट?
which will be transferred from one person to the another. These are disease causing agents. ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन इन्फेक्शियस पे। तो नॉन इन्फेक्शियस में देखो क्या क्या आने वाला है। नॉन इन्फेक्शियस तुम्हारी पर्सनल बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं? पर्सनल बीमारियां। पर्सनल नहीं लिखना वहां पे, दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड। यानी अगर मुझे है तो मेरे से किसी और को नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने विटामिन नहीं खाया तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस है ना। इसी तरह से मिनरल डेफिशिएंसी, तो जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, इवन हार्मोन डेफिशिएंसी, मेरे अंदर अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होगी, हार्मोनल डेफिशिएंसी, तो उससे मुझे होगा ना, जो भी होगा, तुम्हें नहीं फर्क पड़ेगा। पीसीओडी इज वन सच एग्जाम्पल, है ना। तो हार्मोनल या फिर डायबिटीज, हार्मोनल डेफिशिएंसी, किसी को क्या फर्क पड़ता है। आगे देखो, उसके बाद डीजेनरेटिव होती है जो बुढ़ापे के साथ होने वाली बीमारी है। घिस घिस के ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, वो चाहे आपकी आंखें कमजोर होना हो, ऑर्गन्स का फेलियर हो, वो सारी डीजेनरेटिव में आती है। अल्जाइमर्स हो, ठीक है ना, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है वो। कैंसर इज ऑल्सो पर्सनल बीमारी, है ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये सारी पर्सनल बीमारियां होती हैं। इसी तरह से एलर्जी, यहाँ पे एलर्जी लिख रही हूं। अगर मुझे किसी से एलर्जी है तो है भाई, उससे तुम्हें एलर्जी हो ये जरूरी नहीं है। वो इंसान हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, बट एलर्जी इज अगेन अ पर्सनल बीमारी। सिमिलरली आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये भी आपकी पर्सनल बीमारियां होती है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपको ही पहचानने से इनकार कर देता है और आपके अगेंस्ट ही फाइट लॉन्च कर देता है, बैटल लॉन्च कर देता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? फटाफट से बता दीजिए, आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? डन? चलो, सो दीज आर ऑल पर्सनल बीमारियां जिनको तुम बोल देते हो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ऑल क्लियर? एलर्जीज लाइफ टाइम के लिए होती हैं, कुछ एलर्जीज डेफिनेटली लाइफ टाइम के लिए होती हैं, होता ही है, ऑलमोस्ट उसका थोड़ा एक इफेक्ट रहता ही है। ठीक है, हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कौन सी डिजीजेस किस कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, अब गाइस हमने इन डिजीजेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। आई विल स्टार्ट विद एलर्जी। ठीक है, चलो, अब एलर्जी क्या होती है, आ जाओ जरा। ये ऐसी बीमारी है जो हम सबको होती है, चाहे वो किसी खाने वाली चीज से हो, या वो धूप से हो, या परफ्यूम से हो, या फिर क्या कहते हैं किसी इंसान से हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, एलर्जी हम सबको होती है। कोई कह सकता है कि उसको किसी चीज से, किसी बंदे से, किसी खाने वाली चीज से, किसी कॉस्मेटिक से, धूप से, ठीक है, किसी चीज से एलर्जी है ही नहीं, धूल मिट्टी से कोई एलर्जी है ही नहीं, कोई नहीं हो सकता ये। आर्थराइटिस भी होगा इसमें, हाँ, आर्थराइटिस की कई टाइप्स है प्रियंका, ठीक है। तो हाँ, उनमें से एक टाइप आर्थराइटिस की जो होती है वो आपकी डीजेनरेटिव भी होती है, बट देयर आर मेनी टाइप्स, है ना। अब देखो एलर्जी में होता क्या है। नाउ देयर इज दिस पर्सन ए, ठीक है, वो ठीक है, बुरा है, अलग चीज है। हो सकता है मुझे बहुत बुरा लगता है पर तुम्हें वो ठीक लगता है, ठीक है। बुरा तुम्हें भी लग सकता है या नहीं भी लग सकता, तुम्हारी प्रॉब्लम, पर मुझे वो बहुत बुरा लगता है। मुझे वो इतना बुरा लगता है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती, उसको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा पारा हाई हो जाता है। होता है ना ऐसा, तुम्हारे साथ भी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई बंदा जरूर होता होगा जिसके लिए तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कहते होंगे कि भाई ठीक है, तुझे इतनी क्यों एलर्जी होती है उससे, है ना। सो एलर्जी का मतलब क्या है? एलर्जी का मतलब क्या है कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें आप जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना। जब आप किसी भी चीज को लेके, किसी भी बंदे को लेके जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स शो करते हो, ठीक है, दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज एलर्जी। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगर मुझे एलर्जी है तो सिर्फ उसी बंदे में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो चलो है, बट कहीं ना कहीं मेरे भी तो डिफेक्ट है ना कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। सो सेम हैपेंस विद द इम्यून सिस्टम, ठीक है, सेम हैपेंस विद द इम्यून सिस्टम। धूल मिट्टी, बड़े ध्यान से सुनना, धूल मिट्टी किसी के इम्यून सिस्टम को पसंद नहीं है।
हर एक का इम्यून सिस्टम धूल मिट्टी को कैप्चर करने के लिए, या तो हेयर पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी में टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, या म्यूकस होती है टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने पढ़ा था हेयर एंड म्यूकस। क्यों है ये? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं चाहिए भाई धूल मिट्टी, बट सबको धूल मिट्टी मिलती जरूर है। कितना हमारा क्लीन एनवायरनमेंट है ये हमें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि गंद भी हमने ही डाला है। पॉइंट बीइंग, किसी को नहीं चाहिए धूल मिट्टी, लेकिन फिर भी हम सब उससे अपने आप को बचाते हैं, हम सिर्फ सब उसमें सरवाइव करते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव आवर इम्यून सिस्टम प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दैट धूल मिट्टी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना ओवर रिएक्ट कर देता है कि वो अपना ब्रीदिंग ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, उसी को शट डाउन कर देगा कि नहीं, ये हवा तो मेरे अंदर नहीं आएगी। होता है ना ये कि या तो ये या तो मैं, कह देते हो ना तुम अपने, तुम साइड दोस्तों को भी बोल देते हो कि भाई या तो तुम उसके साथ दोस्ती करोगे या मेरे साथ करोगे। ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम जिद पे आ जाता है कि भाई या तो ऐसी हवा आएगी या बिल्कुल फ्री आएगी, आई मीन सॉरी, या तो धूल मिट्टी नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री हवा लेके आओ, क्लीन हवा लेके आओ। तो उसमें हो क्या रहा है, एलर्जी में आपका इम्यून सिस्टम एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो कर रहा है, हाइपर सेंसिटिव हो रहा है किसी भी एक एजेंट को लेके। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, तो आ जाओ। तो एलर्जी में क्या होता है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, इम्यून रिस्पॉन्स रहता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, यहां पे बंदे की एग्जांपल नहीं देनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इम्यून सिस्टम, सो इट कुड बी टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब जिस सब्सटेंस के लिए एलर्जी होती है, उस सब्सटेंस को गाइस हम बोल देते हैं नोन एज एलर्जन। उसको क्या बोल देते हैं? एलर्जन। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। उस सब्सटेंस को क्या बोल देंगे? एलर्जन। अब देखो ये एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं। नाउ दीज एलर्जेंस कैन बी फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, डस्ट, परफ्यूम। ठीक है, कोई फैब्रिक हो सकता है, कुछ लोग सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहन पाते, उनकी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। सनलाइट, ठीक है, स्किन पे बहुत रैशेस हो जाएंगे जैसे धूप में जाते हैं, बहुत ज्यादा गंदी वाली एलर्जी हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस? सो इट कुड बी सम फूड आइटम, जैसे कि अब कई लोग आटा नहीं खा सकते, ठीक है ना, ग्लूटेन के लिए एलर्जी होती है, ग्लूटेन के लिए, तो उनके लिए स्पेशल ग्लूटेन फ्री आटा आता है ना। वो रोटी खा ही नहीं सकते आटे की, वो या तो चावल ही खाएंगे या फिर कुछ और ग्रेन लेंगे जिसमें ग्लूटेन ना हो, या आजकल ग्लूटेन फ्री आटा भी आता है। ठीक है, हो सकता है किसी को शहद से यानी हनी से एलर्जी हो, कईयों को पीनट से एलर्जी होती है। मैं नखरे की बात नहीं कर रही जो कि तुम करते हो और मम्मी तुम्हें डांटती है कि हाँ भी तुम नखरे मत करो। इसमें जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। अगर तुमने जबरदस्ती उस बंदे को वो चीज खिला दी कि चलो खिला के देखते हैं, इट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इतने सीरियस दैट इट कैन बी फेटल फॉर द पर्सन। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, यस। अब इसी तरह से कुछ और केमिकल्स के लिए भी एलर्जीज होंगी, अभी बात करते हैं। दवाई के लिए, किसी दवाई के लिए, पर्टिकुलर दवाई के लिए एलर्जी हो सकती है, मेडिसिन, है ना, कुछ दवाइयां हमें सूट नहीं करती। सो दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस। पॉइंट क्लियर हो गए? अब एलर्जन के लिए गाइस मैंने आपको एक छोटा सा हिंट पहले भी दिया था कि एलर्जन देखा जाए तो एक तरह का एंटीजन ही होता है। व्हाट इज एलर्जन? एलर्जन इज अ वेरी वीक एंटीजन, इट इज अ वेरी वीक एंटीजन। ठीक है, इसीलिए एलर्जी के दौरान एंटीबॉडीज बनती हैं, क्योंकि एंटीबॉडी तो हमेशा एंटीजन के रिस्पॉन्स में ही बननी है। अगर एलर्जी के केस में भी एंटीबॉडी बन रही है, इसका मतलब कि एलर्जन जो है वो एक वीक एंटीजन होता है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, जिसको पढ़ाई से एलर्जी हो जाए हसन, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता।
फिर वो कुछ और काम करे, देन ही और शी शुड थिंक अबाउट सम अदर टैलेंट्स, अदर स्किल्स, ठीक है ना। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी स्किल्स होती है, बट देन बी ट्रू टू दैट। इज दिस पॉइंट क्लियर? यू आर एलर्जिक टू फिश, ओके, है ना। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक चीज और गाइस, एलर्जी को क्योंकि हमने कहा कि इट इज एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, आप जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होते हो, तो इसको गाइस हम हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? हाँ जी, फटाफट से बताइए, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? एंड टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जीज आपके सिलेबस की, ठीक है। डन। चलो पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बता देती हूँ। देखो, सो एज आई टोल्ड यू, एलर्जन क्या है? एलर्जन इज अ वीक एंटीजन। एलर्जन इज अ वीक एंटीजन, ठीक है। सो गाइज इसके अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज। इसके अगेंस्ट क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज। दो चीजों का इसके अंदर रोल रहता है। वन, IgE, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है IgE। और दूसरा, एलर्जी के दौरान आपके अंदर एक WBC है जिसका नाम है इओसिनोफिल्स, उसका भी नंबर इंक्रीज हो जाता है। इओसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स, इन दोनों का अमाउंट आपके ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा ड्यूरिंग एलर्जी, ठीक है। इन दोनों का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। तो अगर इओसिनोफिल्स का नंबर नॉर्मल अकाउंट से ज्यादा हो रखा है तो उसका मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ एलर्जी चल रही है। अगर IgE का नंबर बाय डिफॉल्ट ज्यादा रहे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ एलर्जी चलती रहेगी, ठीक है। ये कईयों में डिफेक्ट होता है। आई हैड अ क्लासमेट व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो उसके अंदर ना IgE बहुत ज्यादा बनता था, बट देन शी हैड टू टेक सम ट्रीटमेंट फॉर इट। एनीवेज, सो दिस इज एलर्जन. It will cause the increase in eosinophils and the amount of IgE. Points clear? Now, अब ये एलर्जेंस की एग्जाम्पल्स देखो, सॉरी एलर्जीज की एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब तक तुम्हें पता तो लग गया है मैम को क्या कहते हैं, लिखने से एलर्जी है, फ्लो चार्ट्स बनाने मजेदार लगते हैं ना। एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जीज, आ जाओ। सो एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जीज में गाइस हमने 3 मेन एग्जाम्पल्स करनी है। वन एग्जाम्पल इज हे फीवर, हे फीवर। देन वील टॉक अबाउट asthma, and we'll talk about anaphylactic shock. Anaphylactic shock. ठीक है, these are the 3 that we are going to talk about. First is hay fever. First is hay fever. hay fever में क्या होगा? hay fever के अंदर guys हमें एलर्जी होती है पोलन्स के लिए. So it is an allergy टूवर्ड्स पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब तुम सोचोगे पोलन ग्रेन से भी एलर्जी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, व्हेन देयर आर सो मेनी कलर्स अराउंड, तो ये स्प्रिंग सीजन सबके लिए हैप्पी सीजन नहीं होता। फूल वगैरह देख के बागों में घूमना सबके बस की बात नहीं है, बायोलॉजिकली भी। वाई? कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। पोलन ग्रेन्स के एक्साइन रीजन में गाइस, एज यू नो, वहां पे होता है एक एक प्रोटीन जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। सो एलर्जी टुवर्ड्स किसके अगेंस्ट होती है? स्पोरोपोलेनिन के। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है? ऐसी सिचुएशन में गाइस सिम्टम्स देखो इसके। इसमें रनिंग नोज होगा, नाक, आंखें सब बहेंगी, रनिंग नोज बहुत ज्यादा, ठीक है। वाटरी आईज हो जाती है, इतना पानी आता है आंखों से कि आंखें खोलनी मुश्किल हो जाती हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, छींके ही छींके, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये रहता है आपके हे फीवर के अंदर। इज दिस क्लियर? सो रनिंग नोज जैसे कि आपका कोल्ड में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वाटरी आईज, आंखों से इतना पानी की आंखें आप खोल भी नहीं पाते हो,
पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन हे फीवर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट गाइस विल टॉक अबाउट एस्मा। अब एस्मा के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। दिस इज एन एलर्जी इन विच, इसमें होता क्या है, इन विच there is difficulty in breathing. Number 1, सांस छोड़ते हुए इतना जोर लगता है कि wheezing साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड, wheezing साउंड। ठीक है, एंड इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है ब्रोंकाइटिस में। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाई ऑल्सो हैपेंस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, दिस इज एस्मा। क्लियर? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड पर्टिकुलरली सांस छोड़ने में। अब यहाँ पे एक एम्स का क्वेश्चन था, उसका पॉइंट बताने लगी हूं। बेसिकली होता क्या, एस्मा में एलर्जी होती है, ये वाले सिम्टम्स होंगे उसके अंदर। हुआ क्या, देयर इज स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी जो हवा तुमने इनहेल की उसमें कोई एलर्जन ऐसा था कि आपके इम्यून सिस्टम ने बिल्कुल ना बोल दी कि मैंने ये हवा अंदर नहीं आएगी, तो रास्ता एकदम से स्क्वीज कर देते हैं, द ट्रैक एकदम से शट्स डाउन। नॉट एग्जैक्टली लाइक, बिल्कुल एकदम से कंट्रैक्शन होती है, जो सडन कंट्रैक्शन होती है, दैट इज नोन एज स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन। क्लियर हो गया? इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। एम्स का क्वेश्चन ये था कि कौन सी आपकी वेसल्स हैं, कौन सी यस ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स हैं जहां पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो द आंसर हियर इज पर्टिकुलरली इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन किसमें होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ये एम्स का क्वेश्चन था, लिख लो बेशक। इज दिस क्लियर? So spasmodic contraction of respiratory tract occurs particularly in the terminal bronchioles. Are these points clear? Done? चलो, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, खासतौर पे सांस छोड़ने में ज्यादा दिक्कत होती है। डन है ये? अब आ जाओ आगे लास्ट पार्ट पे, दैट इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक वो होता है गाइस जिसमें कि देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक ही इन्वॉल्व है, यू नो, सांस लेने में दिक्कत होगी। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? जिसमें पूरी की पूरी बॉडी उस शॉक में आ जाती है कि भाई ये तुमने क्या खा लिया। ठीक है, सो एनाफाइलेक्टिक शॉक इज द एलर्जिक रिस्पॉन्स या एलर्जिक रिएक्शन इन विच the complete body tissues are involved. Complete body tissues are involved. Is this point clear? Second, एनाफाइलेक्टिक शॉक में इट इज फेटल, ये जानलेवा होता है, इट इज फेटल। यानी कि अगर कोई आटे से एलर्जी किसी को है तो वो आटा नहीं खा सकता, व्हीट नहीं खा सकता, ग्लूटेन नहीं खा सकता। तुम उसको खिलाओगे तो उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। पर्सन विल फॉल अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाएगा, सांस आना बंद हो जाएगा, ऐसा लगता है किसी ने गला दबा दिया हो, पर्सन माइट डाई। ठीक है, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फेटल होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स इन विच कंप्लीट बॉडी टिश्यूज आर इन्वॉल्व और गो इन द स्टेट ऑफ शॉक। क्लियर हो गया? दिस इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये किसी दवाई के लिए हो सकता है, दिस कैन बी अगेंस्ट ठीक है, सो इट कैन बी अगेंस्ट अ ड्रग और एनी ईटेबल। अगेंस्ट कोई दवाई अगर आपको सूट नहीं करती या कोई ईटेबल कोई फूड आइटम सूट नहीं करती तो भाई नहीं खा सकते हो तुम उसे। ठीक है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने से पहले आपकी टेस्टिंग की जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा के ना, थोड़ा सा टेस्ट लगा के 1 घंटा रोका जाता है। अगर रैश होता है तो इसका मतलब कि आपको एलर्जी है पेनिसिलिन से, यू कैन नॉट गो फॉर इट। हेयर कलर्स के लिए भी बोला जाता है ना कि थोड़ा सा पैच टेस्ट करो पहले लगा के, अगर आपको बहुत इचिंग होती है या फिर रेडनेस आती है, सो यू आर एलर्जिक टू इट। इवन आपकी कॉस्मेटिक्स के अगेंस्ट भी ऐसा ही होता है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जीज विच आर इन योर सिलेबस, हैं तो और बहुत सारी।
अब गाइस बात आती है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। आ जाओ, तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब एलर्जी एक तरह से आपकी बॉडी के लिए इमरजेंसी कंडीशन है, तो जब भी इमरजेंसी होती है तो बॉडी को क्या देना पड़ता है, ट्रीटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेनलिन नंबर 1, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी दिए जाएंगे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ठीक है। दूसरा एड्रेनलिन दिया जाएगा क्योंकि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ शॉक, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। देन कॉर्टिसोल भी दिया जाएगा क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशंस आर गोइंग ऑन। कॉर्टिसोल विच इज अ स्टीरॉइड। एस्मा के केस में तो तुमने सुना ही होगा ना, इनहेलर्स में स्टीरॉइड्स होते हैं, आजकल नॉन स्टीरॉइडल भी आ रहे हैं, बट यस स्टीरॉइडल्स मेनली। तो वो स्टीरॉइडल प्रिपरेशंस में क्या होता था, कॉर्टिसोल। ऑल्सो ये जो एड्रेनलिन है ना, एड्रेनलिन शॉक कहूंगी इसको मैं, ये एड्रेनलिन शॉक जो है गाइस, ये खास तौर पे दिया जाता है जब एनाफाइलेक्टिक शॉक हो, ठीक है। एड्रेनलिन का शॉक, उधर से बॉडी ने एक शॉक दिया है तुम्हें, भाई वो कोलैप्स हो गई है एंड इट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी बैडली टुवर्ड्स अ ड्रग और अ फूड आइटम, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको ठीक करने के लिए क्या देते हो, एड्रेनलिन। इज दिस क्लियर? नॉट सेरोटोनिन, यू गिव एड्रेनलिन। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। इस सिचुएशन में हम लेते हैं यूज ऑफ करते हैं यूज ऑफ एड्रेनलिन। हाँ जी, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वील मूव अहेड। एंड दिस इज अ ट्रीटमेंट, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, एड्रेनलिन शॉक एंड कॉर्टिसोल, स्टीरॉइड्स। क्लियर हो गया सबको? चले, व्हाट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ अभी पढ़ाऊंगी, ऑटो इम्यून में बताऊंगी व्हाट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? मास्ट सेल्स बेसोफिल्स होते हैं जो टिश्यूज के साथ रहते हैं। आ जाओ, सो नाउ विल टॉक अबाउट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। नाउ लिसन, ऑटो इम्यून, चलो इससे पहले एक और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट विद दिस। देखो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का गाइस आपका परसों, एज आई सेड, परसों आपका सेकंड टेस्ट होने जा रहा है, और ये सेकंड टेस्ट के लिए एनरोल करना मत भूलना। फीचर्स वही हैं, आप देख चुके हो। जिन्होंने नहीं इन पिछली बार टेस्ट दिया था, प्लीज डू टेक द टेस्ट। वी अंडरस्टैंड कि पिछली बार जब आप टेस्ट दे रहे थे तो क्रैश हो गई थी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कुछ बच्चों को, कईयों का पेपर ही नहीं ओपन हुआ था। उसका एक सिंपल रीजन है, एवरीबडी वॉज सो ओवरवेल्म्ड, एवरीबडी वॉज सो एक्साइटेड अबाउट द टेस्ट कि हमारी जो ये ऐप थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, बट नाउ इट इज बीन टेकन केयर ऑफ। इस बार सब एनरोल करेंगे, इवन 2022 के एस्पिरेंट्स, 23 जो भी देना चाहता है दे सकता है टेस्ट। खासतौर पे 21 के अलावा 22 के स्टूडेंट्स को मैं जरूर रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपका काफी सिलेबस हो चुका है। जस्ट टेक द टेस्ट एंड सी वेयर यू स्टैंड, ठीक है। आपको पैटर्न भी पता लगेगा, न्यू पैटर्न की अभी से तैयारी हो जाएगी। नाउ सी, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, डिटेल टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी, और ये नए टेस्ट के हिसाब से है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सो यू हैव टू एनरोल राइट अवे, ठीक है। बेशक अभी 2 मिनट में एनरोल कर सकते हो तुम यूजिंग दिस कोड टीना या फिर किनू। सो दिस इज डन, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड मॉक टेस्ट दैट इज ऑन September 1st। क्लियर है? ये सबने एनरोल जरूर कर लेना है। ओपन नहीं हुआ था पिछली बार, हाँ, तो वो प्रॉब्लम इस बार नहीं आएगी, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। चलो, तो गाइस और भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, तो ये जो आइकॉनिक है और प्लस आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन आइकॉनिक में खास तौर पे फीचर आया है कि आप अपने डाउट्स अपने टाइम पे अपने मेंटोर से सॉल्व करवा सकते हो। यू जस्ट हैव टू बुक अ सेशन, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट किसके बारे, ठीक है, कितने ड्यूरेशन की बात करनी है, एंड एवरीथिंग यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद योर मेंटोर। सो यू डोंट नीड टू कीप पाइलिंग ऑन योर डाउट्स कि चलो बाद में मेंटोर से बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेंटोर्स के पीछे पड़ जाओ। इज दिस क्लियर? आ जाओ। और नोट्स भी अवेलेबल हैं गाइस। ये नोट्स जो आइकॉनिक के स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड कॉपी में घर तक मिलेंगे, और जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन ऐप नोट्स मिल चुके हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल एज प्लस। दोनों बहुत अच्छे फीचर्स हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन रहती है। आइकॉनिक में तो और ज्यादा हो जाती है कि आपके सर पे एक पर्टिकुलर मेंटोर बैठ जाते हैं जो आपका ही ध्यान रखते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। नाउ सी,
जो भी आप प्लान लोगे गाइज, उस पे आपको 10% ऑफ मिल जाता है। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, वट एवर सूट्स यू। क्लियर? लेकिन नोट्स लेने हैं तो नोट्स के लिए कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूरी होगा। और अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो प्लीज डू लेट अस नो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एकदम से आप फीस पे नहीं कर सकते, तो लोन फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल गाइज। ठीक है, और 10% ऑफ तो लेना आप भूलोगे नहीं। एंड ऑल्सो you should come for the combat every Sunday 11 AM 60 minutes 28 questions. just enroll yourself. बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका एक और फायदा ये है कि ठीक है, स्कॉलरशिप मिलना एंड टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन इन द स्कॉलरशिप फॉर्म, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट यू ऑल्सो गेट वेरी एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड दिस इज बग्स बाउंटी गाइस टू protect you from any kind of inappropriate content. You can report it and claim your prize. Done? चलिए अब हम आते हैं अपने ऑटो इम्यून डिजीजेस पे। लेट्स सी व्हाट इज ऑटो इम्यून। एक बच्चे ने भी पूछा था व्हाट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। देखो, सेल्फ का मतलब आपके अपने सेल्स। ठीक है, नॉन सेल्फ मीन्स ऐसा सेल जो आपकी बॉडी को बिलोंग नहीं करता, बाहर से आया है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्ट। ठीक है, स्किन ग्राफ्ट हो सकती है, या इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो वो यानी वो नॉन सेल्फ है। अब आपका इम्यून सिस्टम, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, तो आपका इम्यून सिस्टम आपके और बाहर के सेल में बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाता है, और दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑल्सो। ठीक है, अगर वो ये ना कर पाए तो फिर काम बड़ा खराब हो जाए। तो वही बात है कि आपकी आर्मी जो है, आपकी कंट्री की जो आर्मी है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे कि भाई कौन अपना है और कौन टेररिस्ट है ना। वो अलग बात है कि वो भी हमारे भेस बदल के आ गए, जैसे धोखा दे के आ गए, बट वही बात ना कि वो धोखा दे के आ सकते हैं, या आपके ही सिस्टम में कोई कमी हो, लूप होल रह गया तो उन्होंने हमला बोल दिया। बट अदरवाइज नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारा डिफेंस कैन डिफरेंशिएट कौन अपना सेल्स है और कौन से बाहर वाले सेल्स है। कोई भी जो बाहर का सेल है, बिना बुलाए आया है, उसको मार दिया जाता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं कैसे कैसे मारा जाता है। बट अगेन गाइस, ये डिफेंस मैकेनिज्म होने के बावजूद भी लूप होल्स होते हैं, है ना, हमें बीमारियां होती हैं। देखो, अभी हम जब डिजीजेस कर रहे हैं तो आई हैव डन एलर्जीज विथ यू। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताती हूँ कि बीमारियां कैसे होती हैं। नंबर 1, आपका इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करने लगा, एलर्जी हो गई। उसने काम बिल्कुल नहीं किया, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई। वो अपने और बाहर वाले में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, ऑटो इम्यून हो गया। 4th, अपॉर्चुनिस्टिक। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक में क्या होगा कि काम कर रहा है लेकिन दुश्मन ज्यादा स्ट्रांग था, या कहीं ना कहीं तुमसे लापरवाही हो गई तो वो हमला बोल गया, तो वो तुम पे हावी हो गया, तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। सो ब्रॉडली ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये याद रखने का, समझने का इसका तरीका है। देखो, हर चीज को बहुत साइंटिफिक तरीके से मत लो, याद नहीं होंगी चीजें। उसको बिल्कुल थोड़ा ऑब्वियस सा कर दो, उसको अपना पर्सनल टच दे दो, है ना, तो चीजें याद हो जाती हैं। उसको इजी बना लो उसको, या सो दैट्स व्हाट आई डू। इज दिस क्लियर? रिमेनिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी दिव्यांग बिल्कुल रिवाइज होगी, बिल्कुल रिवाइज हो जाएगी। कल नहीं, वो 1st से रिवाइज होगी। ठीक है, 1st को हो जाएगी, बिल्कुल होगा। अभी काम हमारा बाकी है, वी वेरी वेल रिमेंबर। अभी हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज किरण मैम ने डायग्राम्स डिस्कस किए हैं बॉटनी के, तो आज अगर किसी का रह गया वो सेशन तो वो जरूर देख लेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। चलिए आ जाओ। तो अब देखो एक चीज, तो जब हमने डिजीजेस स्टार्ट की थी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो मैंने अभी अभी बोला। देखो, ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, व्हेन इम्यून system shows hyperactivity. Immune system shows जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स, है ना, shows जरूरत से ज्यादा लिख दूं कि हाइपर एक्टिविटी लिख देते हैं, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स। ठीक है, दूसरी बीमारी कब होती है? जब वो रिस्पॉन्स शो ही नहीं करता, इम्यून सिस्टम इज मिसिंग,
एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हो जाती है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे एड्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, क्लियर। देन और सिचुएशन क्या हो सकती है, इट फेल्स टू डिफरेंशिएट, कि कौन अपना है कौन बाहर वाला, फेल्स टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपने पराये में कोई फर्क ही नहीं, कोई, इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाएंगी, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसीज और इसमें एलर्जीज, जरूरत से ज्यादा जब काम होता है तो एलर्जी हो जाती है, ठीक है। और एक और अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, अपॉर्चुनिस्टिक, तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो आपने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल वगैरह पढ़ी हैं, वो सारी आपकी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस हैं। अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसने हमला बोल दिया, अदरवाइज आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा था लेकिन थोड़ा सा लूप होल बचा और ये काम खराब। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, लाइक दिस इज माय वे ऑफ क्लासिफाइंग देम, और ये आपने भी पढ़नी ही है। इसके अंदर आप पढ़ोगे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथिक एंड प्रोटोजोन। डन, चलिए आ जाओ। तो एलर्जीज हमने कर लिया, अब ऑटो इम्यून की बारी है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या आएगा? So as I've told you, the body fails to differentiate या distinguish between self and non-self, self and non-self. Is this point clear? Body fails to distinguish. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां हम बॉडी नॉर्मली क्या करती है, जो बाहर से आया उसको एंटीजन माना जाता है, यहां पे बॉडी अपने ही सेल्स को एंटीजन मान लेती है, ठीक है। तो बॉडी फेल्स टू डिस्टिंग्विश एंड सेकेंड, इट कंसिडर्स ओन बॉडी सेल्स एज एंटीजेंस, अपने ही सेल्स को एंटीजन मान लेगी, ठीक है। तो अपने ही सेल्स जब एंटीजेंस की तरह माने जाते हैं, इनको बोला जाता है ऑटो एंटीजेंस। जब अपने ही सेल्स को दुश्मन मान लिया जाए, ठीक है, तो ऑटो एंटीजेंस, अपने सेल्स किस तरह से जाने जाएंगे, ओन बॉडी सेल्स विल बी नोन एज ऑटो एंटीजेंस, और अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। सो इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओन सेल्स, अगेंस्ट ओन बॉडी सेल्स। यानी जब अपनी आर्मी अपने ही अगेंस्ट हो जाए तो फिर तो काम ज्यादा खराब है। इज दिस पॉइंट क्लियर? दिस इज ऑटो इम्यूनिटी। आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलें आगे। गाउट आर्थराइटिस नहीं आ रहे, गाउट इज नॉट ऑटो इम्यून। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ गाइस, आगे चलते हैं। आज स्पेशल क्लास है, आज सुबह भी हुई है, शाम को भी होगी बच्चे। आर दिस पॉइंट्स क्लियर? चलो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ सी एग्जांपल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। वंस अगेन अ फ्लो चार्ट हियर। एग्जांपल्स नंबर 1, वी हैव, पहले तो नाम याद कर लेना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। देन वी हैव, हाँ जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोरियासिस, देन एक्जिमा, हाँ जी। तो गाउट इसमें नहीं आएगा, गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। डायबिटीज, मेलाइटिस, दोनों तरह की, टाइप 1 भी और टाइप 2 भी, both type 1 and type 2. Clear? Then Addison's disease, Hashimoto's disease,
इनमें से बहुत सारी डिजीजेस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। हैशीमोटोज डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज ऑल्सो नोन एज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। हाँ जी, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? रूमेटॉइड आर्थराइटिस बता दिया। सुमाया खान, अगर किसी 12th के बच्चे का पेपर क्लियर हो जाता है, पहली बात तो आप नीट नहीं ना दे सकते हो, बट अगर ऐसी सिचुएशन होती भी थी ना तो आपका कुछ नहीं होता, तो ठीक है, वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, बट अदरवाइज यू नीड टू क्लियर योर क्लास 12th एग्जाम फर्स्ट। हाँ जी, आ जाओ आगे। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, एक्जिमा, डायबिटीज मेलाइटिस, एडिसन्स डिजीज, हैशीमोटोस, ग्रेव्स डिजीज, ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, है ना। और आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? आपने माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, मस्कुलर चैप्टर में, मस्कुलर सिस्टम में माइस्थीनिया ग्रेविस। और आपने क्या पढ़ा हुआ है? हाँ जी, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? चलो अब मैं पहले एक एक करके इनको पढ़ाना शुरू करती हूँ, एंड देन वील सी, वील ऐड मोर। डन? Let's start with rheumatoid arthritis first. तो rheumatoid arthritis में guys होता क्या है? Rheumatoid arthritis, see this is revision of class 11. ये सब आपको आना चाहिए, बट कोई नहीं, हमने तो सारी रिविजन करनी ही है। Rheumatoid arthritis में guys ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक करती हैं। तो एंटीबॉडीज, दिस इज साइन फॉर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अटैक साइनोवियल मेम्ब्रेन। पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए कि किस डिजीज में किस एंटीबॉडीज किस पे अटैक करती हैं। दे अटैक साइनोवियल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन? सी, दिस इज योर जॉइंट, ये आपकी हड्डी है, दिस इज वन बोन, दिस इज अनदर बोन, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बोन के आर्टिकुलर सरफेस पे, यहां पे गाइस आपका होता है हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। हमेशा जहां पे दो हड्डियां इस तरह से ज्वाइन करती हैं, यहाँ पे एंड्स पे हेलाइन कार्टिलेज हमेशा होता है, ठीक है। और बीच में गाइस यहाँ पे फ्लूइड होगा, दिस इज द फ्लूइड, जिस वजह से आपकी फ्री मूवमेंट हो पाती है। दिस इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, दिस इज द साइनोवियल फ्लूइड। अब साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करने वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है ना। So where is the synovial membrane present? This is the synovial membrane. This is that synovial membrane. ठीक है? Now see what happened? आपका इम्यून सिस्टम काम खराब कर गया और ऐसी एंटीबॉडीज बनी जिसने इसके ऊपर अटैक किया, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक किया, और इसने जरूरत से ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा हो गया। दूसरी बात, ये जो साइनोवियल फ्लूइड बनाया गया है ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल इसलिए कि इसके अंदर कुछ खास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एबनॉर्मल सा फ्लूइड बनाना शुरू कर दिया विच इज ग्रैन्युलेटेड, और ये जो ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, दीज ग्रैन्यूल्स, नाउ सी व्हाट विल हैपन कि जब आपकी बोन इस तरह से मूव करेगी, रगड़ेगी, जब इसमें मूवमेंट होगी तो ये ग्रैन्यूल्स जाके आपकी इस हेलाइन कार्टिलेज को कोरोड करते हैं। So what happens? These panules भी बोल देते हैं इनको, these panules, they corrode का मतलब कुरेदना, they corrode the haline cartilage, ठीक है। जब हेलाइन कार्टिलेज कोरोड हो जाता है गाइस, तो फिर यहां से हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है, ये दोनों हड्डियां यहां से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। हेलाइन कार्टिलेज नहीं रोका हुआ था इनको बढ़ने से, जब हेलाइन कार्टिलेज नहीं रहेगा तो हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपस में जब वो जुड़ेंगी तो रगड़ेंगी, मूवमेंट नहीं होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी। आर्थराइटिस, आइटिस है तो इन्फ्लेमेशन है, पढ़ा था हमने। तो क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे स्वोलन जॉइंट्स हो जाते हैं, स्वोलन, स्वेलिंग तो होगी ही, स्वोलन जॉइंट्स, पेनफुल, ठीक है ना। इवन आप एसी में नहीं बैठ सकते, पंखे की हवा भी बहुत परेशान करती है जिसको, जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक होता है तो। इज दिस पॉइंट क्लियर?
स्वोलन जॉइंट्स पेनफुल, ठीक है ना। तो इवन ये उंगलियां इस तरह से यहाँ पे इन जॉइंट्स पे बहुत दर्द होती है। सो दिस इज योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो क्वेश्चन ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अटैक कहाँ पे होता है। सो दीज आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज अटैक साइनोवियल मेम्ब्रेन। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। तो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस देख लिया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अटैक किस पे हो रहा है। यहां पे लिखेंगे एंटीबॉडीज अटैक साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोरियासिस। सोरियासिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट आई एम टेलिंग यू। सोरियासिस में गाइस आपकी स्किन के ऊपर अटैक होता है, ठीक है। रेड हो जाती है, उस बहुत इचिंग होती है, तो इतनी इचिंग होती है कि तुम उसको छील देते हो, फिर उसमें से वाटर डिस्चार्ज होता रहेगा, फिर उस पर इन्फेक्शन होती है, तो पूरा का पूरा स्किन यहाँ से उतर सकता है। दैट इज सोरियासिस, वेरी पेनफुल, ठीक है। एक्जिमा, एक्जिमा में भी स्किन पे ही अटैक हो रहा है। यहाँ पे क्रोकोडाइल जैसी स्किन हो जाती है, केराटिनाइजेशन हो जाती है, क्रोकोडाइल लाइक स्किन, ठीक है। सुपर इची, बहुत इचिंग होती है। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर गाइज आपके पेंक्रियाज के ऊपर अटैक है, ठीक है, नंबर 1। अब दो तरह की है एंटीबॉडी, दो तरह की डायबिटीज। तो टाइप 1 में ऐसी एंटीबॉडीज बनेंगी जो आपके बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज पे अटैक करेंगी। तो एंटीबॉडीज अटैक बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, है ना, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, इस पे अटैक किया जाएगा। और जो आपकी टाइप 2 है, टाइप 2 के केस में जो एंटीबॉडीज हैं गाइस वो अटैक करती हैं, एंटीबॉडीज अटैक रिसेप्टर्स ऑफ इंसुलिन, अटैक इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो कि हर सेल पे प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स ऑन ऑल सेल्स। अब तुम सोचोगे ऑल सेल्स, ऑल सेल्स कैसे हो गया? ऑल सेल्स इसलिए हो गया गाइस क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है और उस हार्मोन को हर सेल ने यूज करना है। Why do you think so? क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? आपके सेल को बोलना कि भाई लो ग्लूकोज लो, खाओ और इसको हटाओ। ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करना कई तरीके से करेगी। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, फ्लैट फैट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, इवन उस ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय सेल्स ताकि उसकी ऑक्सीडेशन हो और उससे बहुत सारी एनर्जी बने, ठीक है। तो हर सेल ने एनर्जी बनानी है, हर सेल को अपने हिस्से का ग्लूकोज चाहिए। तो वो ग्लूकोज अपटेक कब करेगा? जब इंसुलिन वहां पे जाके उसको मैसेज देगा। तो इंसुलिन का सेल्स को मैसेज देने के लिए वहां रिसेप्टर्स होते हैं हर सेल पे, तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस 2 में एंटीबॉडी किस पे अटैक करती है? इंसुलिन रिसेप्टर्स पे। यहां पे किस पे अटैक हो रहा है? बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास पे, यानी इंसुलिन बन नहीं रहा। यहां इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही। एडिसन्स डिजीज पे आ जाओ। एडिसन्स डिजीज में एंटीबॉडीज किस पे अटैक करेंगी? एंटीबॉडीज अटैक करती हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एरिया, एड्रिनल कॉर्टेक्स एरिया ग्लैंड, ठीक है ना। आई एम श्योर आपको एड्रिनल ग्लैंड का पता है, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसका बाहर वाला एरिया कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है। तो उसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैक करती हैं। तो फिर जो कॉर्टेक्स एरिया ने हॉर्मोन्स बनाने थे, कॉर्टिकॉइड्स, वो नहीं बनेंगे। दैट्स व्हाट हैपेंस इन एडिसन्स डिजीज। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग गाइस। देन हैशिमोटोज में एंटीबॉडीज जो हैं, अब बड़े ध्यान से देखना, यहां एंटीबॉडीज अटैक करेंगी थायराइड फॉलिकल्स को, तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, थायराइड के फॉलिकल्स को। सो दिस लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो थायरॉक्सिन कम बनेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। क्लियर? फिर बात होती है ग्रेव्स डिजीज की। इसमें एंटीबॉडीज क्या करती हैं? एंटीबॉडीज मिमिक करेंगी टीएसएच को। सी हियर, एंटीबॉडीज मिमिक करेंगे टीएसएच को। टीएसएच इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये समझ में आ रहा है ना? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो थोड़ा ग्रेव्स डिजीज का बता देते हैं यहां पे अलग से। ग्रेव्स डिजीज, इस पे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। ग्रेव्स डिजीज या एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर,
ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, अब तुम्हें पता है कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। आपके हाइपोथैलेमस ने TSH-RH बनाना होता है, ये जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि चलो भाई TSH बनाओ, और ये जाके फिर थायरॉइड ग्लैंड को बोलती है कि थायरॉक्सिन बनाओ। ऐसे ही चलता है ना, ठीक है। सो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, ये हम एंडोक्राइन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है, और थायरॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखो ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा, ऐसी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं गाइस, ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि मिमिक करेंगी TSH को, यानी लगातार TSH के जैसा कोई एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है विच विल कंटिन्यूसली स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस TSH. So what is going to happen? Continuous stimulation of thyroid gland, है ना, of thyroid gland. So जिसकी वजह से थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, राइट। थायरॉक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, एंड नाउ दिस सिचुएशन विल लीड टू वेरी हाई BMR, हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट बहुत तेज होगी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा, इवन आंखों के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि आंखें बाहर को आ जाती है। एक्सोप्थैल्मिक प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, बट दिस इज द क्लियर कट सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। सो दिस इज ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। सो ग्रेव्स डिजीज में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज मिमिक TSH रिजल्टिंग इन हाइपरथायरॉयडिज्म। दिस इज हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज जो है गाइस, वो आपके देखो इस पे अटैक करने वाली है, स्केलेटल मसल फाइबर के ऊपर। ये फाइबर है सिलिंड्रिकल, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस हमने पढ़ी हुई है। इसके ऊपर क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, सार्कोलेमा, है ना। सो सार्कोलेमा के ऊपर ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, इस पे अटैक करेंगी। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स on sarcolemma, so this will be attacked by the antibodies, ठीक है। so myasthenia gravis में antibodies will attack this, antibodies attack acetylcholine receptors on sarcolemma. Are these points clear to all? हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक्रोमेगली नहीं है इसमें बच्चे, वो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से होता है इन एडल्ट्स, बट इट इज नॉट this disease. Are these points clear everyone? चलें आगे, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो and we'll move ahead to the next part. Clear? So this was rheumatoid in detail, this is Graves' disease. Are these points clear? Done है, चलो। So guys आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से गाइज हम डिजीजेस स्टार्ट करेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट मलेरिया, वील बी टॉकिंग अबाउट HIV, और जितनी भी ये बैक्टीरियल फंगल डिजीजेस मैंने आपको बतानी है, जिनके जो कुछ आपके सिलेबस में है। बैक्टीरियल में से 2 हैं, वायरल में से कुछ हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस में वो तो डिटेल में करेंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको दूंगी फॉर योर बेसिक नॉलेज, जितना कि एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसी में आएगा, यस सिल्वर, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसमें आता है, इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, यस, सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, यस ट्रू। आर दिस पॉइंट्स क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्टार्ट करेंगे इन डिजीजेस के। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मलेरिया इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। और रात को गाइज 10 बजे और 11 बजे किरण मैम के साथ और मेरे साथ एक स्पेशल क्लास भी है, डोंट फॉरगेट टू जॉइन इन। और अभी 6:30 पे किरण मैम की भी क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।